हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। आज हमारा है पार्ट नंबर 2 तुम्हारे बिजनेस के दूसरे चैप्टर का, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 में जॉइंट हिंदू फैमिली से अपना लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको ये भी समझाया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, और वही फीचर्स की मदद से अब हम आगे वाले भी सारे फॉर्म्स को समझेंगे। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पहले वो देख लेना, क्योंकि वो नहीं देखा तो आगे वाला थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अकाउंट्स की, इको की, बिजनेस की, वहां से आप देख सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से आपको वो भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह फॉलो कर लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो बिजनेस हम सबको पता है कि हमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। जॉइंट का क्या मतलब है और हिंदू फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली हम सबको पता है, माँ बाप बच्चे जिसमें होते हैं, दादा दादी माँ बाप बच्चे जिसमें होते हैं, वो एक फैमिली होती है। अगर वो फैमिली हिंदू रिलीजन में हो, हिंदुइज्म जो हमारा रिलीजन है उसकी यहाँ बात हो रही है, अगर हिंदू रिलीजन की वो फैमिली हो तो उसको हिंदू फैमिली बोला जाएगा। और जॉइंट फैमिली तुम सबको पता है, जिसमें दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, 3 4 5 जनरेशंस जिसमें साथ में होती हैं, चाचा चाची ताया ताई सब लोग साथ में होते हैं, उसको एक जॉइंट फैमिली बोला जाता है। वो जॉइंट फैमिली अगर हिंदू रिलीजन की होगी, हिंदुइज्म की होगी, तो जॉइंट हिंदू फैमिली उसको बोलेंगे। यही जॉइंट हिंदू फैमिली जब एक बिजनेस करेगी तो उस बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे, या फिर इसको मैं क्या बोल रही हूँ, JHF, या फिर इसको मैं अनडिवाइडेड भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि एक ऐसी हिंदू फैमिली है जो अनडिवाइडेड है, जिसमें बंटवारा नहीं हो रखा है, जिसमें भाई भाई की लड़ाई नहीं हुई है अभी तक, है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, वो भी इसी बिजनेस फॉर्म को हम बोलते हैं। तुम्हारी किताब में ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। अच्छा जी, अब हमें इससे क्या समझ आता है कि इस बिजनेस के अंदर एक फैमिली है जो हिंदू रिलीजन से है और जो अनडिवाइडेड है, जॉइंट है। ठीक है, अब क्योंकि हिंदुइज्म हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है हिंदुइज्म, है ना, तो फिर ये जो फैमिली बिजनेस है ये भी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जब लोगों को ये कंपनी वंपनी बनानी नहीं आती थी, वो अपने फैमिली बिजनेस बना के चलाते थे। आज की डेट में भी पुराने जमाने के कई फैमिली बिजनेसेस चलते आ रहे हैं, जो करोड़ों के बिजनेस है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ये फैमिली बिजनेस का सिस्टम है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है इंडिया में बिजनेस करने की। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, मेरे साथ रीड करेंगे। ठीक है, it refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ही बिजनेस को ओन भी करते हैं और बिजनेस को चलाते भी हैं। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी कि अगर आपको ये फैमिली बिजनेस बनाना है, चलाना है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के काम आप नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं बना सकते। ठीक है, अगला, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ in a particular family and three successive generations can be members in the business। इस बिजनेस में अगर आपको मेंबर बनना है तो आप किसी और तरीके से नहीं बन सकते, सिर्फ पैदा होंगे तो ही बन सकते हैं। मतलब अगर मेरी फैमिली बिजनेस कर रही है तो ही मैं उसका हिस्सा बन सकती हूँ, मैं अपने दोस्त की फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती। हाँ, मैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हम हो सकते हैं, पर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, जो सेम फैमिली में पैदा हुए हैं वही लोग हिस्सा बन सकते हैं। और एक टाइम पे 3 जनरेशन, यानी कि दादाजी पापा जी और बच्चा जी, दादाजी पापा जी और बच्चा जी, 3 जनरेशन एक टाइम पर इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो सकते हैं। अगला है कर्ता, जो इस फैमिली बिजनेस का हेड होता है। वो कौन होता है? फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर, जो भी सबसे बूढ़ा है। अगर दादाजी सबसे बूढ़े हैं तो दादाजी, अगर दादी जी हैं सबसे बूढ़ी तो दादी जी। ठीक है, जो भी सबसे एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का, उसको बिजनेस का हेड बोला जाएगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा? कर्ता रखा जाएगा। अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं
तो 10 में से 9 लोग बिज़नेस के मेंबर होंगे, जो एक सबसे एल्डेस्ट होगा, दादाजी, दादी जी व्हाटएवर, ठीक है? उसको कर्ता बोला जाएगा और वो बिज़नेस का हेड होगा, वो सारे बिज़नेस को कंट्रोल करेगा और बिज़नेस में फाइनल डिसीजन किसका होगा? डिसीजन मेकिंग किसकी होगी फाइनल? कर्ता जी की होगी। इन्होंने जो बोल दिया वही होगा। ये बिज़नेस के कर्ता-धर्ता हैं। लेकिन ये जो बाकी के 9 मेंबर हैं फैमिली के, एक तो हो गया कर्ता, ये जो बाकी के 9 लोग हैं, इनको क्या बोला जाएगा? को-पार्सनर। इनको क्या बोला जाएगा? को-पार्सनर्स। इनको क्या बोला जाएगा? को-पार्सनर्स। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज़ को-पार्सनर। बाकी 9 के 9 लोगों को को-पार्सनर बोला जाएगा और इन सबका इक्वल ओनरशिप होगा, ठीक है? इन सबका इक्वल प्रॉफिट का हिस्सा, इक्वल ओनरशिप होगा एंड इसमें लिखा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो हमारा ये बिज़नेस शुरू होता है, इस बिज़नेस को शुरू करते वक़्त आपके पास कोई एक कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब एक जैसे तुम्हारा घर है, कॉमन एक घर है, तुम्हारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो होना चाहिए तुम्हारे पास, उसके बेस पर ही तुम ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। अगर हम फीचर्स की बात करें अब, ठीक है? अभी तक हमने क्या समझा? एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ये बिज़नेस कर रही है, जो भी बिज़नेस इस फैमिली में पैदा होगा, सिर्फ वही इसका हिस्सा बन सकता है, बाहर का कोई इस बिज़नेस में हिस्सा नहीं बन सकता। हेड को कर्ता बोला जाता है, बाकी मेंबर्स को को-पार्सनर्स बोला जाता है। इसको शुरू कैसे किया जाएगा? मिनिमम 2 एडल्ट मेंबर हमें चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर हमें चाहिए और एक जैसा मैंने बोला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें चाहिए, तभी ये बिज़नेस शुरू हो सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला बंदा बिज़नेस कर सकता था, इसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए इसको शुरू करने के लिए और उनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके ऊपर ही तुम वो बिज़नेस कर सकते हो। फिर आती है बात लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने 5-7 मिनट लगा के पिछली वीडियो में समझाया था। अभी मैं बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर मेरे बिज़नेस ने कोई डेट लिया है, वो डेट को रीपे कौन करेगा? क्या वो डेट को रीपे बिज़नेस करेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस? या फिर उस डेट को रीपे करने के लिए बिज़नेस के साथ-साथ ओनर के भी पर्सनल एसेट का यूज़ हो सकता है, ठीक है? अगर तो बिज़नेस के डेट को रीपे करने के लिए ओनर के पर्सनल एसेट का यूज़ करा जाएगा, तो उसको बोला जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी कि जो ओनर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, उसका घर-बार सब बिक जाएगा बिज़नेस के डेट को चुकाने के लिए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ बिज़नेस के डेट को चुकाने के लिए बिज़नेस अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनर का पर्सनल एसेट यूज़ नहीं करा जाएगा, तो उसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कि ओनर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है जितना पैसा उसने बिज़नेस में लगाया है, उतने पर ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ओनर के पर्सनल एसेट को यूज़ नहीं करा जाएगा बिज़नेस के डेट को रीपे करने के लिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी में ओनर की लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू हिज़ शेयर इन द बिज़नेस, हिज़ एसेट, हिज़ इन्वेस्टमेंट इन द बिज़नेस। पर अनलिमिटेड लायबिलिटी में ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर उसका बिज़नेस वाला पैसा डूब भी गया तो भी उसके पर्सनल एसेट का यूज़ करके उसको डेट रीपे करना पड़ेगा, उसका सब बिक जाएगा, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, उसको अपना सब बेचकर भी डेट रीपे करना पड़ेगा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। लेकिन इस केस में क्या होता है, सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन हमारे जो कर्ता जी होते हैं, जो हमारे कर्ता-धर्ता होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। द कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता का पर्सनल एसेट यूज़ हो सकता है, कल को अगर डेट रीपे करना पड़ा तो और बिज़नेस में पैसा ही ना बचा तो। लेकिन बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है, तो अगर डेट रीपे नहीं हो पा रहा, बिज़नेस जो है बैंकरप्ट हो गया, तो सिर्फ कर्ता का पर्सनल एसेट यूज़ किया जाएगा, मेंबर्स के पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा डेट रीपे करने के लिए, ठीक है? तो सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगला है कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता करता है। मतलब एक मीटिंग होगी, मीटिंग में सारे मेंबर बैठेंगे, सारे मेंबर अपना-अपना पक्ष दे सकते हैं, सारे मेंबर बोल सकते हैं, सारे मेंबर बिज़नेस चलाने में हिस्सा होगा सबका। पर अगर मेंबर की आपसी सहमति नहीं हो रही, तो फाइनल डिसीजन हमेशा किसका होगा? कर्ता का होगा। कर्ता ने फाइनल जो बोल दिया वही होगा। मेंबर्स की बात सुनी जाएगी पर फाइनल कर्ता ही है जो बताएगा कि क्या होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी, अगर एक कर्ता की डेथ हो जाती है तो अगला जो भी कर्ता होगा वो अगला मेंबर बन जाए अगला कर्ता बन जाएगा।
मतलब दादाजी सबसे एल्डेस्ट थे, उनकी डेथ हो गई, तो नंबर 2 पे अगर दादी है सबसे एल्डेस्ट, तो दादी जी कर्ता बन जाएंगी। तो दादी जी कर्ता बन जाएंगी, ठीक है। अगला है माइनर मेंबर। माइनर का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम का है, कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है। टेक्निकली बिजनेस के अंदर 18 साल से कम का बंदा हिस्सेदार नहीं बन सकता। अगर तुम्हें पार्टनर बनाना है, कंपनी में कुछ बनाना है, तो बंदे को 18 साल का होना पड़ेगा, तभी वो कंपनी में या किसी भी जगह पे है ना, वो बन सकता है हिस्सेदार। पर इसमें क्या होता है, जैसे ही बंदे का बर्थ होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो साथ के साथ बिजनेस का मेंबर बन जाता है। तो जी हाँ, इसके अंदर जो माइनर्स हैं वो भी मेंबर बन सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि पैदा होते ही बाय बर्थ उनको बिजनेस की मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो माइनर्स कैन ऑल्सो बी मेंबर इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आगे बात करें इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे बात करें इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, तो सबसे पहला मेरिट ये है कि इसके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल है। बहुत सारे लोग मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला ही बंदा था, इसमें पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, एंड सारी फैमिली मेंबर्स आपस में प्यार होता है उन सबका, तो अच्छे से वो कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटर में ओनर मर गया तो बिजनेस खत्म। इसके अंदर अगर कर्ता की डेथ हो गई तो अगला एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा, बिजनेस विल कंटिन्यू। लिमिटेड लाइबिलिटी, सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। सोल प्रोप्राइटर में ओनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, तो ओनर डरा डरा रहेगा। यहाँ पे सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, सारे डेट लेने से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पर्सनल एसेट का यूज ही नहीं होगा। क्योंकि सारे सेम ही फैमिली के मेंबर हैं, तो उनमें लॉयल्टी होता है, कोऑपरेशन होता है, ट्रस्ट होता है, ठीक है। ये हो गए इसके मेरिट्स। फिर आती है बात डिमेरिट्स की। डिमेरिट क्या है, क्योंकि एक ही फैमिली है, उसी फैमिली के लोग काम करेंगे, उस फैमिली के बाहर का कोई मेंबर भी नहीं बन सकता, तो रिसोर्स भी सिर्फ उसी फैमिली के ही यूज होंगे। अरे हर फैमिली अंबानी थोड़ी होती है, सबके पास करोड़ों रुपए तो नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेस ही इस बिजनेस में लगाए जाते हैं। जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो बेचारा करता लोन लेने से डरता रहेगा कि अगर लोन नहीं चुका पाए, मेरा तो घर बार बिक जाएगा, मेरा तो घर बार मुझे बेचना पड़ेगा, तो करता बेचारा डर में रहेगा। कर्ता डोमिनेट करेगा, कर्ता किसी की सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है फाइनल उसी की चलनी है, तो वो अपने हिसाब से चला सकता है। कि दादाजी के पुराने विचार है, दादाजी अपने हिसाब से चला रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे, ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर सबका। एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हैं, देखो क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लोगों से ही काम करवा रहे हो, बाहर से किसी को ला नहीं रहे हो, ठीक है। ज्यादा पैसा तुम्हारे पास नहीं है कि तुम किसी बड़े मैनेजर को हायर कर सको, इसीलिए मैनेजरियल स्किल्स भी जो है लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग लगे हुए हैं, बाहर वालों को नहीं ला रहे, तो मैनेजरियल स्किल्स भी बहुत लिमिटेड इसके अंदर लोगों के होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला मेरे पास आता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का थोड़ा बेसिक हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं, अभी 10 मिनट की और वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का बेसिक हम समझते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में भी पार्टनरशिप हम कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप क्या होती है, देखिए जी, अभी तक हमने हिंदू फैमिली पढ़ लिया जिसमें एक फैमिली बिजनेस कर रही है, उससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था जिसमें एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था। अब आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ना तो एक अकेला बंदा होगा, ना ही एक फैमिली होगी, तुम बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं है कि सारे सेम फैमिली से हो, अलग अलग लोग कहीं से भी, किसी भी कंपनी का कोई भी बंदा आके जुड़ सकता है, बिजनेस कर सकता है। एक बार डेफिनेशन रीड करो मेरे साथ, फिर मैं समझाऊंगी, बोलो। The Indian Partnership Act in 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. I know थोड़ी डेफिनेशन डिफिकल्ट है, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, पर मैं एक एक करके बेसिक समझाऊंगी। डेफिनेशन ना लास्ट में समझाऊंगी, पहले बेसिक पॉइंट समझाती हूँ, फिर इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी है वो समझाऊंगी, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें मोर देन वन, बेसिकली एटलीस्ट टू, ठीक है, जिसमें अगर मैं यहाँ पर बताऊं नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप इज टू, जिसमें एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम आपके जो है 50 लोग होने चाहिए, एंड तब जाके एक पार्टनरशिप बन सकती है, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं पर हम करते हैं खत्म। पार्टनरशिप को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो में बना रही हूँ ताकि तुम लोग इजीली पर टॉपिक कर सको, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में डन लिख दिया करो कि मेरा ये नाम है, मैंने पूरा लेक्चर डन कर दिया है। एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां मैं आपको कराऊंगी पार्टनरशिप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।